आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या ठान लिया तो ठान लिया। आज हम ब्रह्म क्लास के सेट नंबर 3 की बात कर रहे हैं। कहाँ? सेट नंबर 3। जी हाँ, सेट नंबर 3। इससे पहले हम सेट नंबर 2 तक बता दिए थे। सेट नंबर 1 में 50, सेट नंबर 2 में 100 तक, सेट नंबर 3 आज चलेगा 150 तक क्वेश्चन चलेगा। और आपको पता है 500 कितना 551 श्रृंखला, 551 MCQ कराना है। जितना सेट लग जाए, एक सेट में 50-50। ओके, पहला तीसरा सेट की ओर चलते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन है सेट नंबर 3 के पहला क्वेश्चन, जिसे आप 101 नंबर के नाम से जानोगे। लिखा, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? नहीं वाला पूछा, याद रखना। भौगोलिक सूचना का स्रोत कौन नहीं है? देखिए, यात्रियों का विवरण, इससे सूचना मिलता है कि कौन यात्री कैसे कैसे आया है और कामना नदी के किनारे गया है, तो इससे सूचना मिलता है। प्राचीन मानचित्र, पुराठ जमाना का मानचित्र होता था ना, तो भी आदमी पढ़कर भौगोलिक सूचना प्राप्त कर लेता था कि कैसा कहाँ कैसा माहौल है। चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूना, प्राचीन महाकाव्य, ये महाकाव्य मतलब ग्रंथों से भी मिलता है, प्राचीन मानचित्र से भी मिलता है, यात्रियों के विवरण से भी मिलता है, लेकिन चंद्रमा के चट्टानी पदार्थों से नहीं मिलता। इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, चंद्रमा के चट्टानी पदार्थ। वहां जाओगे चट्टान के पदार्थ से ये सोच रहे हो कि अमेरिका के भौगोलिक सूचना ग्रहण कर लेते, ऐसा नहीं हो सकता है। तो चंद्रमा से चट्टानी पदार्थ, चंद्रमा के बारे में पता चलेगा। हमारे भौगोलिक दिशा, भौगोलिक मतलब पृथ्वी के ऊपर आसपास के जो भी जलवायु है, इसके बारे में हमें सूचना ग्रहण करना है, तो इसे नहीं मिल पाता है। इसलिए सही आंसर हो जाएगा 181। आ जाओ 102 नंबर क्वेश्चन देखो आप। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? भूगोल का वर्णन कौन नहीं करता? देखिए, भूगोल के वर्णन के बारे में यदि आपसे पूछा जाए तो याद रखना, डी, प्रौद्योगिकी मतलब तकनीकी के हिसाब से प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप समय के प्रासंगिक नहीं है। ये भूगोल के बारे में वर्णन नहीं करता, बाकी ये तीनों वर्णन करता है। आगे आ जाओ साहब। प्रकृति और मानव की पारस्परिक क्रिया के सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? देखिए, प्रकृति, वातावरण और मनुष्य मतलब मानव और प्रकृति के बीच जो पारस्परिक क्रिया की सबसे महत्वपूर्ण जो कारक है वो है तकनीकी। तकनीकी एक ऐसा माध्यम है जो मनुष्य के बुद्धि और प्रकृति के कच्चा माल दोनों को जोड़ देता है। इसलिए पारस्परिक मतलब होता है दोनों मिलाकर। ये बताओ, बुद्धि किसको जोड़ता है? मनुष्य के, तो मनुष्य हो गया बुद्धि। प्रकृति क्या हो गया? प्रकृति के कच्चा माल दोनों मिला देता है, तब तकनीक हो जाता है। तो तकनीक क्या करता है? दोनों आदमी को मिला जुला कर काम कराता है। तो तकनीकी क्या करता है? संबंध बता देता है। पारस्परिक क्रिया का मतलब एक दूसरे के लीन हो जाना, एक दूसरे में संबंधित हो जाना। एक दूसरे में कौन संबंध होता है? अंतर संबंध हो जाता है तकनीकी। टेक्नोलॉजी ऐसा चीज है जो दोनों को परस्पर क्रिया कर लेता है, तो तकनीकी इसका आंसर लगाओगे। हाँ, कुछ गाड़ी में देखते हैं कि बुद्धिमत्ता देता है, एनसीईआरटी ना तकनीक दिया है, इसलिए एनसीईआरटी पर फॉलो करो। आ जाओ 4 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा मानव की मूल आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है? देखो, हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि हर एक मनुष्य के 3 गो आधारभूत संरचना होता है। रोटी, कपड़ा, मकान होता है ना। कपड़ा का मतलब वस्त्र, रोटी का मतलब कृषि, मकान का मतलब गृह, लेकिन परिवहन कोई मूल आवश्यकता नहीं है। ये तीनों चीज जहां रह जाएगा ना तो मनुष्य वहां रह सकता है। परिवहन, घोड़ा गाड़ी नहीं रहेगा तो भी मनुष्य जी सकता है, लेकिन इन तीनों के बिना नहीं जी सकता है। तो ये तीनों हुआ मूल आवश्यकता, और ये मूल आवश्यकता आपका नहीं है। 105 की ओर चलिए। बोकारो इस्पात केंद्र किस राज्य में है? तो बोकारो सबको पता है, बोकारो, झरिया, बोकारो, ये सब कहाँ है? झारखंड में। बोकारो कहाँ है? झारखंड में। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग बसते हैं? तो आप देखिए, विश्व में यदि जनसंख्या पूछा जाए तो 1999 ईस्वी में ना, 1999 ईस्वी में 6 अरब था। 6 अरब जनसंख्या, 6 अरब। और इसी को कहोगे आप 600 करोड़। 600 करोड़ को 6 अरब कहा जाता है। 1999 ईस्वी में हुआ था। 1999 में जनसंख्या भारत की इतना, पूरा विश्व का इतना था। लाइट भाग गया, अभी लाइट आएगा तो आपको हम आगे बढ़ाते हैं। एक बार और सुनिए कि भारत में विश्व की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत है? आपको पता होनी चाहिए। अगर पूरा विश्व की जनसंख्या 100% मान लिया जाए, 100%, तो उसमें से 17 कुछ प्रतिशत भारत का हिस्सा है, लेकिन 17 कुछ नहीं दिया है, तो 16% पर आप जा सकते हो। 16% है पूरा विश्व के जनसंख्या का, 16% जनसंख्या भारत का है। आगे आइए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत मस्त क्वेश्चन है कि झरिया मतलब कोयला खदान के बहुत बड़ा केंद्र है। झरिया कोयला क्षेत्र में किस राज्य में स्थित है? कोयला क्षेत्र झारखंड में। झरिया कहे, बोकारो कहे, दोनों के दोनों झारखंड में पड़ता है। इसके बाद आप देखो
2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? देखिए साहब, किस राज्य का? बिहार का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है 1106 और न्यूनतम है अरुणाचल प्रदेश का। जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है? औद्योगिक नगर है, औद्योगिक उद्योग धंधा वाला नगर है जमशेदपुर। सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? तो ध्यान से सुना जाए, अगर पूछा जाए सुंदरवन किस राज्य का, किस राज्य में है? सुंदरवन एक बहुत बड़ा डेल्टा है। डेल्टा समझते हो क्या होता है? डेल्टा का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक नदी या फिर सिंगल भी नदियां जब पानी लेकर आकर अपने मुहाने और बहुत बड़का मिट्टिया एकत्रित कर देती है, जिससे एक बहुत बड़ा भूभाग तैयार होता है, उसी को डेल्टा कहते हैं। जब पानी हटता है ना तो बीच में जमीन उघार हो जाता है, उसी को डेल्टा कहा जाता है। तो डेल्टा विश्व के सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? सुंदरवन का डेल्टा, और एक पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि सुंदरवन का डेल्टा किन दो नदियों के मुहाना पर है? तो याद रखना, जमुना, ब्रह्मपुत्र और गंगा। तो हालांकि ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जानते हैं बांग्लादेश में, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र इधर से जाती है गंगा और उधर से आती है ब्रह्मपुत्र, और दोनों के मिलन पर एक बहुत बड़ा विश्व के डेल्टा प्राप्त होता है जो पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। 111 नंबर, हरित क्रांति संबंधित है। हरित क्रांति 1966 में सफल हुआ था, और इस यहाँ से 3 प्रकार के क्वेश्चन बनता है, ध्यान से सुनिए। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, 1966 में आया था। दूसरा बात कि इसका भारत में हरित क्रांति के जनक है MS स्वामीनाथन, और विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक है M नॉर्मन बोरलॉग। आगे 112 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट संबंधित है। देखिए, केंद्र सरकार प्रोजेक्ट परियोजना था, एक प्रकार का प्रोजेक्ट था, ये हरियाली लाने वाला वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण दोनों को, वायु संरक्षण मतलब हवा को संरक्षण करना और जल को संरक्षण करने से संबंधित है हरित प्रोजेक्ट। आपकी किताब में, आपके गाइड में ना केवल वायु दिया हुआ है, तो गाइड वाला गलत मानना है कि NCERT में दिया है, दोनों वायु वाला गलत है, दोनों होगा, दोनों लगाना। 112 के बाद 113 नंबर क्वेश्चन होगा, एनोर पतन किस राज्य में स्थित है? ध्यान से सुनिए, एनोर पतन तमिलनाडु में पड़ता है। तमिलनाडु में 3 गो पतन प्रमुख है। तमिलनाडु में एनोर पतन है, तूतीकोरिन है और चेन्नई है, तीनों तमिलनाडु में, याद रखिएगा। 114 नंबर क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा किसके कारण होता है? अम्लीय वर्षा वायु प्रदूषण जब होता है ना, हवा में जब प्रदूषण आ जाता है तो उससे जब उसके माध्यम से जब बारिश होता है तो उससे अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति होती है। वायु प्रदूषण, ये आंसर हो जाएगा बी। भारत में पूर्ण रूप से जनगणना कब हुआ था? तो 1881 ईस्वी में हुआ था, रिपन के समय काल में। 1881 में पूर्ण रूप से जनगणना हुआ था, 1881 में, और 1872 में पहली बार जनगणना हुआ था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 लोग हैं 1 किलोमीटर में। किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? केरल में सबसे ज्यादा साक्षरता दर है, आपको पता है। भारत में नगरीय आबादी कितना है? देखिए, भारत में अगर 100% आबादी है तो उसमें से 69% आबादी गांव में बसता है और 31% आबादी शहर में बसता है। तो 31% आबादी शहर के लोग होते हैं। संभववाद अवधारणा किस घटक को महत्वपूर्ण मानता है? ध्यान से सुनिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे संभववाद में किस घटक को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, याद रखना मानवीय। संभववाद में मानवीय घटक को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। और नियतिवाद पूछा जाए, नियतिवाद, तो नियतिवाद में प्राकृतिक को माना जाता है, प्राकृतिक घटक को महत्वपूर्ण माना जाता है। नियतिवाद होगा तो प्राकृतिक बताओगे, और संभववाद होगा तो मानवीय बताओगे, ठीक है। आगे देखो, अगर ये नौ निश्चयवाद पूछा जाए तो दोनों बताओगे, तीनों प्रकार के घटक याद रखना। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहाँ है? वाल्मीकि नगर, मात्रा इधर उधर हो जाता है। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? बिहार में है। हॉर्टिकल्चर संबंधित है। देखिए, हॉर्टिकल्चर क्या होता है? एक प्रकार के उत्पादन से संबंधित होता है जिसमें फल और सब्जी का उत्पादन किया जाता है। फल और सब्जी उत्पादन करने की प्रोसेस को हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। और अंगूर उत्पादन को क्या कहते हैं? विटीकल्चर कहते हैं। उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? देखिए, यहाँ से 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा। उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है, और दूसरा कि दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है। दक्षिण भारत में पूछा जाए तो बताओगे तालाब। दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? तालाब है। और उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत देखोगे तो नलकूप है। कौन है? नलकूप। नहर मत लगा, नहर में किताब में ना हम देख रहे हैं किताब,
जो भी किताब पढ़ोगे, ऑथेंटिक किताब पढ़ोगे ना, सब किताब में नलकूप लिखा है। लेकिन जितना ही आजकल ट्रेंडिंग वाला गाइड सब चला, गाइड टारगेट हो गया, आलोक है, अलग अलग प्रकाशन के गाइड, तो गाइडों में दिए है नहर, नहर ये एकदम गलत है। कि गूगल निकालो, गूगल पर सर्च करोगे तो नलकूप दिखाई देता है। 1 नंबर पर नलकूप रखता है, 2 नंबर पर नहर रखता है। उत्तर प्रदेश में तो पूरी तरह से नलकूप दिया है, अब बिहार में नहर से कुछ होता है। तो उत्तर भारत में पूछे तो क्या बताएगा, नलकूप, नहर मत लगाना। किताब में ऑथेंटिक किताब जो पढ़ाया जाता है ना 12वीं क्लास में, उसमें नलकूप दे रहा है। और धारावी मालिनी बस्ती किस नगर में है, तो मुंबई में है। धारावी मालिनी बस्ती, धारावी मालिनी बस्ती, बस्ती मतलब बसने वाली जगह कहाँ है, मुंबई में है। आगे है कि निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात सर्वाधिक है। देखिए लैटविया, आपसे विश्व स्तर पर पूछा जाए लिंग अनुपात तो 2 बात याद रखना, विश्व में सबसे ज्यादा लिंग अनुपात वाला देश कौन है, लाटविया है, लाटविया है। और सबसे कम लिंग अनुपात देश कौन है, कतर है। दोनों बात याद रखना, कतर देश में लिंग अनुपात बहुत कम है, लाटविया में लिंग अनुपात बहुत ज्यादा है, 125। देखो निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के लिए उपयुक्त मानी जाती है। देखिए विस्तृत अनाज मतलब सबसे ज्यादा वाणिज्य मतलब खेती बाड़ी करने वाले कौन उपयुक्त नहीं है, तो अमेजन बेसिन, पंपास, प्रेयरी। देखो पंपास और प्रेयरी तो है, अमेजन बेसिन नहीं होता। अमेजन बेसिन में बहुत ज्यादा पानी होता है, इसमें आप खेती नहीं कर सकते हो, तो ये नहीं होता, अमेजन बेसिन में नहीं होता, अमेजन बेसिन में नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उत्पाद नहीं है, तो नमक। नमक कृषि नहीं होता है, चीनी कृषि से उत्पन्न होता है, गन्ना से। कॉफी कृषि है, चाय कृषि है, लेकिन नमक कृषि नहीं है। बृहद ट्रंक मार्ग संबंधित है। देखिए बृहद ट्रंक मार्ग किससे संबंधित है, तो आप विश्व भूगोल पढ़े होंगे तो वहां बात बताया जाता है कि बृहद ट्रंक मार्ग, इसे बृहद ट्रंक मार्ग को कहते हैं व्यस्ततम, व्यस्ततम, व्यस्ततम समुद्री मार्ग किसे कहा जाता है, व्यस्ततम समुद्री मार्ग। मतलब कौन ऐसा समुद्री मार्ग है जो हमेशा बिजी रहता है, हमेशा समुद्री जहाज आता है जाता है, तो कौन होता है, उसी को हम बृहद ट्रंक मार्ग भी कहते हैं। उसका नाम है उत्तरी अटलांटिक महासागर। इस महासागर में आप देखो तो हमेशा समुद्री जहाज आता जाता रहता है, हमेशा हमेशा बिजी रहता है। 127 के बाद आ जाए 128 नंबर क्वेश्चन, बिग इंच पाइपलाइन प्रवाहित होता है। देखिए बिग इंच पाइपलाइन की बात करते हैं, दी है मैक्सिको में। मैक्सिको एक देश है जिसकी राजधानी मैक्सिको सिटी हुआ करती है, और उसी में पेट्रोलियम को भेजने के लिए एक बिग इंच पाइपलाइन का स्थापना किया गया है। पेट्रोलियम इसमें भेजा जाता है। प्रवाहित मतलब क्या प्रवाहित होता है, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम प्रवाहित होता है। स्वेज नहर जोड़ती है, तो अब यहाँ से स्वेज नहर से आप क्वेश्चन समझ रहे होंगे, यहाँ से कई प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलता है। पहला क्वेश्चन यदि पूछे स्वेज नहर किसको जोड़ती है, तो याद रखना भूमध्य सागर, गलत हो जाएगा, कौन लाल सागर, हाँ, और ये भूमध्य सागर। तो यहाँ बहुत देखो, यहाँ ऑप्शन यहाँ से शुरू है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ते थे। वो ऑप्शन में यहाँ से शुरू है, इसलिए यहाँ से आप समझना, यहाँ लिखा है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, और 1869 में स्थापना हुआ था। 162-63 किलोमीटर लंबाई है, और अफ्रीका और एशिया को अलग करता है। यहाँ देखो 130, निम्नलिखित आर्थिक क्रियाकलापों में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है। देखिए हमारे देश में 4 प्रकार के क्रियाकलाप होता है, जिसमें से गांव में सबसे ज्यादा क्रियाकलाप होता है ना, वो होता है प्राथमिक क्रिया, क्योंकि गांव के लोग कृषि करते हैं, तो कृषि में प्राथमिक क्रिया आता है। किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी, नहर के किनारे होती है, तो रेखीय बस्ती। कौन होता है, रेखीय बस्ती होता है, रेखीय बस्ती। निम्नलिखित में से कौन सा इथियोपिया की राजधानी है, अदिस अबाबा। इथियोपिया की राजधानी कहाँ है, अदिस अबाबा। निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक नगर है। सांस्कृतिक मतलब बहुत ज्यादा धर्म से जुड़ा हुआ नगर होता है, वहाँ संस्कृति का केंद्र भी माना जाता है। इस्लाम धर्म के केंद्र होता है, यहूदी धर्म का केंद्र होता है, और ईसाई धर्म का केंद्र होता है जेरूसलम। जेरूसलम कौन है, इजराइल की राजधानी है। इजराइल की राजधानी है जेरूसलम, इसी को सांस्कृतिक केंद्र माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन से आंतरिक समुद्री पतन होता है। आंतरिक समुद्री पतन एथेंस को माना जाता है। एथेंस, क्या बताओगे, एथेंस। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। देखिए सिक्किम में जनसंख्या बहुत कम है, लगभग 4 लाख के आसपास है। सिक्किम में बहुत कम जनसंख्या पाया जाता है। ठीक है, आगे देखो, निम्नलिखित में से किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है। हमारे भारत में 4 प्रकार के भाषा परिवार होता है, और 4 प्रकार के भाषा परिवार में सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए तो बताओगे आर्य,
भारतीय भाषा, आर्य भारतीय भाषा सबसे ज्यादा होता है और चीनी भारतीय भाषा सबसे कम होता है। चीनी भारतीय भाषा सबसे कम होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है तो 1106। 1 किलोमीटर में जाओगे तो 1106 लोग मिलते हैं बिहार में, और बिहार में जनसंख्या घनत्व भी ज्यादा है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितना है तो भारत का देखिए 73 कुछ होता है, लेकिन 74.04 लिखा ही चलेगा। 74.04% आप लगाओगे भारत के साक्षरता। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा कपास उत्पादक नहीं है? देखिए आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, ये कपास थोड़ा थोड़ा उत्पादन सबसे ज्यादा तो महाराष्ट्र में करता है, तब गुजरात करता है, तब आंध्र प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़ कपास का उत्पादन नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की समस्या? देखिए भारत में कृषि की समस्या बहुत ज्यादा है। निम्न उत्पादकता भी ये भी एगो समस्या है। विखंडित जोत मतलब खेतों का आकार छोटा होना ये भी एगो समस्या है। अनियमित मानसून मतलब मानसून पर निर्भरता ये भी एगो समस्या है, इसलिए उपयुक्त हो जाएगा सभी समस्याएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी है? देखिए छोटी मतलब नदी बेसिन, मतलब बताना कि भारत में कौन सा ऐसा नदी बेसिन है, मतलब नदी का क्षेत्र है जो सबसे छोटा है। तो माही बेसिन मतलब गुजरात में एगो माही, गुजरात और राजस्थान वाला क्षेत्र में बहती है माही नदी, जो भारत की सबसे छोटी नदी है। माही बेसिन या माही नदी कहोगे सबसे छोटा है। माही नदी सबसे छोटा, याद रखना। निम्नलिखित कोयला खदानों में कौन झारखंड में नहीं है? देखिए बोकारो झारखंड में है, गिरिडीह झारखंड में है, झरिया झारखंड में है, लेकिन सिंगरौली यहाँ छोटी की मात्रा मिट गया है। सिंगरौली ना मध्य प्रदेश में, सिंगरौली झारखंड में नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा 100। निम्नलिखित नदियों में से कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? पूरब की ओर प्रवाहित नहीं होती है। देखो पूरब की ओर प्रवाहित होने का मतलब ये होता है पूरब की ओर। भारत का मानचित्र आप देख रहे होंगे, तो अगर इधर गिरेगी नदी तो पूरब की ओर, इधर गिरेगी तो पश्चिम की ओर। ये क्या बोला? पूरब की ओर प्रवाहित नहीं होती है, मतलब पूरब ना जानी चाहिए, पश्चिम जानी चाहिए। तो पश्चिम में कौन प्रवाहित होती है? ताप्ती नदी। आगे देखिए 144 नंबर क्वेश्चन लिखा, निम्नलिखित राज्यों में से किस हीराकुंड परियोजना किसमें है? तो उड़ीसा में है हीराकुंड परियोजना। विश्व का सबसे लंबा सिंचाई वाला बांध है हीराकुंड परियोजना, ये उड़ीसा में पड़ता है। निम्नलिखित राज्यों में से किस में नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है? तो उत्तर प्रदेश में नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है। नरोरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में कौन पूर्व रेल मंडल का मुख्यालय है? मध्य पूर्व, इसे बोलोगे ना, भारत के मध्य पूर्वी रेलवे स्टेशन कौन है? रेलवे जोन तो बता देना, हाजीपुर हमारे बिहार में है, पटना के बगल में है। हाजीपुर क्या? मध्य पूर्व रेलवे मंडल, मध्य पूर्व रेलवे मुख्यालय भी कह सकते हो, हाजीपुर है। निम्नलिखित राज्यों में से किस में विजयनगर लौह इस्पात केंद्र है? विजयनगर लौह इस्पात केंद्र कहाँ है? कर्नाटक में। कर्नाटक में विजयनगर लौह इस्पात केंद्र है। इसके अलावा देखोगे निम्नलिखित में से कौन से सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा सिटी है? तो देखिए हमारे भारत में 4 मिगा सिटी होता है, उसमें से सबसे अधिक जनसंख्या वाले की बात किया जाए तो मुंबई होता है। मुंबई में सबसे ज्यादा अधिक जनसंख्या है, मुंबई लगाना, मुंबई। 2 नंबर पर दिल्ली आता है। निम्नलिखित राज्यों में से किस में जवाहरलाल नेहरू समुद्री पतन है? तो आपको पता होना चाहिए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में मुंबई भी बंदरगाह है, बंदरगाह को पतन भी कहते हैं, और उसी के बगल में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी खोला गया है। जब उस पर भीड़ ज्यादा लगता है ना, उसके बगल में भीड़ को हल्का करने के लिए एक और स्टेशन या बंदरगाह खोला गया, उसका नाम है जवाहरलाल नेहरू, और मुंबई के बगल में है, अर्थात महाराष्ट्र में पड़ता है। उत्तर दक्षिणी गलियारा किसको जोड़ता है? देखिए अगर आपसे पूछा जाए भारत के उत्तरी दक्षिणी गलियारा कौन है तो बता देना, श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी, श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी। उत्तर से दक्षिण गलियारा पूछे तो, अगर पूरब से पश्चिम पूछे तो पूरब से पश्चिम तो बताना सिलचर से लेकर सिलचर से लेकर पोरबंदर तक। पोरबंदर कहाँ है? गुजरात में। सिलचर कहाँ है? 7 भवनों वाला राज्य में, असम वाला क्षेत्र में होता है, और अरुणाचल के बॉर्डर पर। तो सिलचर से लेकर पोरबंदर तक इसमें पूछे, अगर पश्चिमी पूर्वी गलियारा पूछेगा तो सिलचर से लेकर पोरबंदर, और उत्तरी दक्षिणी गलियारा पूछे तो श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक। तो ये रहा आपका सेट नंबर 3 के 50 क्वेश्चन। इसके बाद हम मिलते हैं सेट नंबर 4 में। तब तक इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ओके, थैंक यू।